तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम गवर्नमेंट बजट के लेक्चर नंबर 5 पे पहुंच चुके हैं। क्लास 12th का टॉपिक हम डील कर रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम बजट डेफिसिट से डील करेंगे। ठीक है, हमारी डीलिंग होगी बजट डेफिसिट से। अब अगर मैं बजट डेफिसिट की बात करूं तो बजट डेफिसिट कहते किसे हैं, इसे तो हमें समझना है ही, बट उससे पहले मैं आपको टाइप्स ऑफ बजट बता देता हूँ। तो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं टाइप्स ऑफ बजट। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ बजट में जाने से पहले आपको अभी तक इतनी बात समझ में आ चुकी है कि गवर्नमेंट एक साइड से मनी रिसीव करती है, यानी कि गवर्नमेंट को रिसिट आते हैं, इनकम आती है गवर्नमेंट के पास, और एक साइड से गवर्नमेंट एक्सपेंसेस करती है ना। जैसे हम हाउस होल्ड्स के साथ भी यही होता है, एक तरफ तो हम लोग रेवेन्यू जनरेट करते हैं, मतलब इनकम जनरेट करते हैं, ठीक बात है। हमारे पास इनकम आती है, हम इनकम जनरेट करते हैं, और चाहे वो सैलरी से हो, चाहे वो बिजनेस से हो, कहीं से भी हो। और एक तरफ से हम जो एक्सपेंसेस होती है वो करते हैं, जो भी हमारे रूटीन एक्सपेंसेस होते हैं या नॉन रूटीन एक्सपेंसेस होते हैं। सेम सिचुएशन गवर्नमेंट के साथ है, गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आता है और गवर्नमेंट एक्सपेंसेस भी अपने मीट करती है। सर, अगर गवर्नमेंट के जो रिसिट्स हैं, यानी कि गवर्नमेंट को जो पैसा आ रहा है वो ज़्यादा है गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से, ठीक है, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से अगर ज़्यादा है, गवर्नमेंट को पैसा ज़्यादा आ रहा है, इनकम ज़्यादा हो रही है गवर्नमेंट की, और एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के कम है, तो आप बोलोगे इस टाइप का बजट क्या कहलाता है? इस टाइप का बजट सरप्लस बजट कहलाता है। सरप्लस बजट कहलाता है, ठीक, यानी कि गवर्नमेंट यहाँ पे प्रॉफिट में है। पहला टाइप तो ये है। अगर मान लीजिए गवर्नमेंट के जो रिसिट्स हैं, यानी कि गवर्नमेंट को जो पैसा रिसीव हो रहा है वो इक्वल है गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर के, किसके? गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर के इक्वल है, यानी जितना गवर्नमेंट को रेवेन्यू आ रहा है उतना ही गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है, तो आप बोलोगे गवर्नमेंट को बैलेंस्ड बजट। ये वाला इस टाइप का बजट कौन सा बजट कहलाएगा? गवर्नमेंट के लिए बैलेंस्ड बजट कहलाएगा, ठीक। और तीसरा और आखिरी टाइप है, अगर गवर्नमेंट की रिसिट्स, यानी कि गवर्नमेंट की जो इनकम है वो कम है और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, खर्चे ज़्यादा हैं और इनकम हो रही है कम, तो इस टाइप के बजट को हम डेफिसिट बजट कहते हैं। कौन सा बजट कहते हैं? डेफिसिट बजट कहते हैं। सर, हमें ये भी नहीं पढ़ना, सरप्लस बजट नहीं पढ़ना, बैलेंस्ड बजट नहीं पढ़ना, हमें बजट डेफिसिट ही पढ़ना है। रीज़न, इंडिया के केस में आप देखोगे सरप्लस बजट आपको नहीं देखने को मिलेगा, बैलेंस्ड बजट भी नहीं देखने को मिलेगा, आपको ज़्यादातर केसेस में डेफिसिट बजट ही देखने को मिलेगा। तो हम डेफिसिट बजट पे फोकस करेंगे, ठीक है। अब जो डेफिसिट बजट है या बजट डेफिसिट या डेफिसिट बजट, कुछ भी कहो आप, इसका क्या मतलब है? ये कब होता है? ये तब होता है जब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर, या आप यूं कह लो गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम है और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर क्या है? ज़्यादा है। अगर ऐसा हो रहा है तो आप क्या बोलोगे? तो आप बोलोगे बजट डेफिसिट हुआ है गवर्नमेंट को, या डेफिसिट बजट हुआ है, कुछ भी बोलो। अब बजट डेफिसिट की डेफिनेशन को पढ़िए। बजट डेफिसिट क्या कहता है? बजट डेफिसिट रेफर्स टू एक्सेस ऑफ टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। एस्टिमेटेड क्यों लगाया है यहाँ पे? क्योंकि आपको बताया था मैंने लेक्चर 1 में ही, गवर्नमेंट बजट एडवांस में प्रिपेयर करती है ना। मतलब ये एक्चुअल एक्सपेंडिचर और एक्चुअल रेवेन्यू नहीं है, यहाँ पे एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर और एस्टिमेटेड रेवेन्यू है, ठीक। इस वजह से यहाँ पे एस्टिमेटेड वर्ड यूज़ किया है।
तो बजट डेफिसिट रेफर्स टू एक्सेस ऑफ टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ओवर टोटल एस्टिमेटेड रेवेन्यू। गवर्नमेंट का जब एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाए, किससे? एस्टिमेटेड रेवेन्यू से, तो आप बोलोगे बजट डेफिसिट, या उस टाइप के बजट को डेफिसिट बजट कहेंगे। सर डेफिसिट बजट 3 टाइप का होता है, ये बोले तो 3 टाइप के डेफिसिट्स आपको देखने को मिलेंगे। पहला है रेवेन्यू डेफिसिट, हम शॉर्ट फॉर्म में इसे आरडी से डिनोट करेंगे। दूसरा है फिस्कल डेफिसिट, शॉर्ट फॉर्म में इसे एफडी से डिनोट करेंगे। और तीसरा है प्राइमरी डेफिसिट, शॉर्ट फॉर्म में इसे पीडी से डिनोट करेंगे। 3 टाइप के डेफिसिट्स होते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? तो देखिए, रेवेन्यू डेफिसिट को निकालने का फॉर्मूला होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिट्स। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू रिसिट क्या होता है, मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। बट एक बात मैं बार बार कहता आया था कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम क्या कहते हैं? फ्री के खर्चे, है ना, ये मैंने बोला था, आप याद रखना। रेवेन्यू रिसिट को हम क्या बोलते हैं? फ्री की इनकम, फ्री की इनकम। अब आप ध्यान से देखो और रेवेन्यू रिसिट के आइटम्स को याद करने की कोशिश करो। तो इसके 2 सोर्सेज हमने किए थे, एक था हमारे पास में टैक्स सोर्स और एक था नॉन टैक्स सोर्स, है ना। टैक्स सोर्स में हमने डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स कवर किया था। नॉन टैक्स सोर्स में हमने क्या क्या कवर किया था? इंटरेस्ट था, है ना, स्पेशल असेसमेंट था, स्कीट था, इसके बाद फिर आपके पास में फीस, फाइन, पेनल्टीज़ था, है ना, लाइसेंस फ़ी था। तो बहुत सारे आपने आइटम्स रेवेन्यू रिसिट के कवर किए थे, या सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू रिसिट के कवर किए थे। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो टैक्स एक ऐसा रेवेन्यू है, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, गवर्नमेंट को रेगुलरली मिलता रहता है। सिमिलरली नॉन टैक्स आइटम्स में भी जितने आइटम्स लिखे हुए हैं, ये भी गवर्नमेंट को रेगुलरली मिलते रहते हैं, है ना। ये भी गवर्नमेंट को रेगुलरली आते रहते हैं, गवर्नमेंट के पास आता रहता है पैसा इन सोर्सेज से, चाहे वो टैक्स का हो या नॉन टैक्स का हो। एट द सेम टाइम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जो भी आइटम्स आपके दिमाग में आ सकता है, से फॉर एग्जांपल आपके दिमाग में एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज या एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर गवर्नमेंट खर्च करती है, गवर्नमेंट सब्सिडी के ऊपर खर्च करती है, गवर्नमेंट पुलिसिंग के ऊपर खर्च करती है, गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज के ऊपर खर्च करती है। तो बहुत सारे खर्चे होते हैं जो गवर्नमेंट करती है और ये फ्री के खर्चे होते हैं। क्यों? क्योंकि बदले में गवर्नमेंट का कोई एसेट इंक्रीज नहीं हो रहा, लायबिलिटी डिक्रीज नहीं हो रही। सारी डिटेलिंग हमने कर ली है प्रीवियस के लेक्चर्स में। तो क्वेश्चन ये है कि अगर रेवेन्यू डेफिसिट हो रहा है तो इससे क्या समझा जाए। तो पहले तो आइटम्स को देख करके, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के आइटम्स को देख करके मैं ये दिमाग में बात बिठाता हूँ अपने कि ये वाले गवर्नमेंट के फ्री के खर्चे हैं, एट द सेम टाइम रेगुलर खर्चे हैं। कैसे खर्चे हैं? रेगुलर। सिमिलरली ये जो रेवेन्यू रिसिट है, ये गवर्नमेंट की फ्री की इनकम है, एट द सेम टाइम ये रेगुलर इनकम है। कैसी इनकम है? रेगुलर इनकम है। अब इसे आप अपने आप से कनेक्ट करके देखो। मान लो आपके पापा जॉब करते हैं कहीं पे, तो उन्हें सैलरी मिलती होगी। तो सैलरी क्या है आपकी फैमिली के लिए? रेगुलर इनकम है। कौन सी इनकम है? रेगुलर इनकम है। सिमिलरली आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता होगा, आपकी स्कूल की फ़ीस जाती होगी, आपकी ट्यूशन की फ़ीस जाती होगी, आपके नोटबुक्स के खर्चे होते होंगे, बुक्स के खर्चे होते होंगे, है ना, आपके घर का राशन का खर्चा होता होगा, पहले तो ग्रॉसरी आइटम्स। तो ये सारे कौन से खर्चे हैं आपके घर के? रेगुलर एक्सपेंसेस हैं। तो एक साइड आपके घर के रेगुलर रिसिट्स हैं और दूसरी साइड आपके घर के रेगुलर एक्सपेंसेस हैं। अगर सोच के देखो, आपके घर के रेगुलर, आपका घर का रेगुलर इनकम, बोले तो पापा की सैलरी कम है और रेगुलर एक्सपेंसेस ज़्यादा है। सैलरी क्या है? कम है, रेगुलर सैलरी या रेगुलर इनकम कम है और एक्सपेंसेस क्या है? ज़्यादा है। तो इस केस में
आप बोलोगे आपकी फैमिली कौन सी प्रॉब्लम या कौन सा डेफिसिट फेस कर रही है, रेवेन्यू डेफिसिट फेस कर रही है। पहली बात तो ये, ठीक। तो रेवेन्यू डेफिसिट की डेफिनेशन अगर मैं इस फॉर्मूले से बनाना चाहूँ तो क्या बनेगा, रेवेन्यू डेफिसिट रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसीट्स, है ना। रेवेन्यू डेफिसिट रेफर्स टू एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसीट्स, क्यों, बीच में माइनस का साइन है, ठीक। अब आप देखो ध्यान से डेफिनेशन, तो रेवेन्यू डेफिसिट की क्या डेफिनेशन है, रेवेन्यू डेफिसिट रेफर्स टू एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसीट्स ड्यूरिंग द गिवन फिस्कल ईयर। ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है। ये रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स, आप दिमाग में रखोगे। बट एक अलर्ट मैं दे देता हूँ यहाँ पे, ये जो शॉर्ट फॉर्म्स हम यूज़ कर रहे हैं RD, RE, RR, ये स्टैंडर्ड शॉर्ट फॉर्म्स नहीं है। मार्केट में क्या होता है, मार्केट में बहुत सारे टीचर्स होते हैं, चाहे वो यूट्यूब पे हों चाहे वो ऑफलाइन कोचिंग्स में हों, वो जनरली इन फॉर्म्स को यूज़ करते हैं और आपको बोलते भी हैं कि आप पेपर में ये यूज़ कर सकते हो। बट देन मैं आपको साफ साफ बता दूं, आप RD, RE, RR इस टाइप के शॉर्ट फॉर्म्स को यूज़ करने से बचो। आप पेपर में भी रेवेन्यू डेफिसिट पूरा लिख के आओ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पूरा लिख कर के आओ, रेवेन्यू रिसिट पूरा लिख कर के आओ, आप शॉर्ट में मत लिखो। आप पूछोगे सर ऐसा क्यों है, इसलिए क्योंकि जब आप एक्चुअली में गवर्नमेंट बजट डॉक्यूमेंट को देखोगे तो गवर्नमेंट अपने डॉक्यूमेंट्स में इस टाइप के शॉर्ट फॉर्म्स को यूज़ नहीं करती है। तो हम यूज़ करते हैं बट देन गवर्नमेंट यूज़ नहीं करती है, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट यूज़ नहीं करता है उसे, तो आप भी उसे पेपर में एग्ज़ाम में यूज़ नहीं करोगे। हाँ, समझने के लिए अभी मैं ही लिख रहा हूँ तो मैं यूज़ करूँगा, आप भी समझने के लिए आम बोलचाल की भाषा में यूज़ करो, बट एग्ज़ाम में इसको यूज़ करने से आप बचोगे, वहाँ मत लिख के आना। तो रेवेन्यू डेफिसिट तो आपको समझ में आ गया कि रेवेन्यू डेफिसिट का क्या मतलब होता है। रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिट्स। बोले तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, रेवेन्यू रिसिट कम है। अब आ जाते हैं हम इम्प्लीकेशन पे कि अगर गवर्नमेंट को रेवेन्यू डेफिसिट हो रहा है तो इसका इम्प्लीकेशन क्या है या इसके मायने क्या है, इसका मतलब क्या निकलता है। सोच के देखो, मैंने आपको थोड़ी देर पहले अभी एग्जांपल दिया था कि आपके फादर को क्या हो रहा है या आपके घर में क्या हो रहा है, रेवेन्यू डेफिसिट हो रहा है। इसका मतलब जो रेगुलर इनकम है, कौन सी इनकम, रेगुलर इनकम है आपके घर की, और रेगुलर इनकम क्या है आपके घर की, पापा की सैलरी, वो कम है और आपके घर के रेगुलर एक्सपेंसेस क्या हैं, ज़्यादा हैं। क्या है, ज़्यादा। रेगुलर एक्सपेंसेस क्या हो सकता है सर, आपके घर का रेंट हो सकता है, आपके घर का इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो सकता है, वाईफाई का बिल हो सकता है, आज के डेट में ये भी नेसेसिटी है, ग्रॉसरी के आइटम्स हो सकते हैं, है ना। और क्या हो सकता है, स्कूल की फ़ी हो सकती है, और क्या हो सकता है, आपकी ट्यूशन की फ़ी हो सकती है ना। तो ये सारे कौन से एक्सपेंसेस हैं सर, ये रिकरिंग एक्सपेंसेस हैं या रेगुलर एक्सपेंसेस हैं जो बार बार होंगे, है ना। और सिमिलरली पापा की सैलरी रेगुलर इनकम है। तो अगर ऐसा होता है सॉरी, अगर ऐसा होता है कि आपके घर की रेगुलर एक्सपेंसेस ज़्यादा है और रेगुलर इनकम कम है, इट मीन्स आपकी फैमिली अपने रेगुलर एक्सपेंसेस को, किसे, रेगुलर एक्सपेंसेस को मीट नहीं कर पा रही है। आप एक बात तो ये कंक्लूड करोगे, सैलरी कम है, रेगुलर एक्सपेंसेस ज़्यादा है, तो आप क्या बोलोगे कि हमारे पापा की सैलरी हमारे घर के रेगुलर एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए सफिशिएंट नहीं है, कम पड़ते हैं हमें पैसे, है ना। तो इम्प्लीकेशन नंबर 1 पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, रेवेन्यू डेफिसिट इंडिकेट्स inability of the government to meet its regular and recurring expenditure। रेवेन्यू डेफिसिट क्या इंडिकेट कर रहा है, रेवेन्यू डेफिसिट ये इंडिकेट कर रहा है कि गवर्नमेंट इनएबल है, गवर्नमेंट सक्षम नहीं है, किस मायने में, अपने रेगुलर और रेकरिंग एक्सपेंसेस को मीट कर पाए, ऐसा गवर्नमेंट से नहीं हो रहा है ना। गवर्नमेंट की जो रेगुलर सोर्सेज ऑफ इनकम है वो रेगुलर एक्सपेंसेस को फाइनेंस नहीं कर पा रहे हैं, पैसे कम पड़ रहे हैं गवर्नमेंट के पास। तो अगर रेवेन्यू डेफिसिट हो रहा है तो पहला इंप्लीकेशन तो आप ये कंक्लूड करोगे। अब मान लो आपके घर में हो रहा है रेगुलर, क्या हो रहा है, रेगुलर डेफिसिट हो रहा है,
रेवेन्यू डेफिसिट हो रहा है, यानी कि आप रेगुलर एक्सपेंसेस को मीट नहीं कर पा रहे हो, इनेबल हो, इनएबिलिटी टू मीट रेगुलर एक्सपेंसेस। एक बात तो ये हो गई। अब आप क्या करोगे, सर मान लो आपके ये सारे खर्चे जो भी ऊपर लिखे हुए हैं, ये सारे खर्चे मिला करके आपके बन रहे हैं, मान लेता हूँ मैं 50,000 रुपये महीना, और पापा की सैलरी मान लेता हूँ है 45,000 रुपीज़ पर मंथ, है ना। 45,000 रुपये आपके पापा की सैलरी है और आपके घर के रेगुलर एक्सपेंसेस हैं 50,000 रुपये। तो आपको शॉर्ट कितने का पड़ रहा है हर महीने? 5,000 रुपये का। तो इस केस में सबसे पहला ऑप्शन क्या बचता है आपके पास? आपके पास पहला ऑप्शन बचता है कि अगर आपके बैंक अकाउंट में कोई प्रीवियस सेविंग पड़ा हुआ है ना, पहले से अगर पैसे जोड़ के रखे होंगे पापा ने या मम्मी ने अपने बैंक अकाउंट में, तो उस प्रीवियस सेविंग को आप यूज करोगे, क्योंकि लॉस तो हो रहा है, घर तो चलाना है, तो प्रीवियस सेविंग को आप यूज करोगे। और जब आप प्रीवियस सेविंग को यूज करते हो, क्या करते हो? यूज करते हो, तो आप बोलते हो हम डिस सेविंग कर रहे हैं। देखो, जब आप सेविंग करते हो मतलब पैसे जोड़ते हो, बचाते हो, तो आप उसे सेविंग बोलते हो। जब आप अपनी ऑलरेडी डन सेविंग को, जो पहले ही से सेविंग रखी हुई है, पड़ी हुई है, उसको जब आप यूज करते हो तो आप बोलते हो आप डिस सेव कर रहे हो, ठीक है ना। तो अगर आप इनेबल हो रेगुलर एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए, तो आप क्या काम करोगे? आप अपने प्रीवियस सेविंग को यूज करोगे, बोले तो डिस सेविंग करोगे। क्या करोगे? डिस सेविंग करोगे। अब इम्प्लीकेशन नंबर दूसरा पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? रेवेन्यू डेफिसिट इंप्लाइज दैट गवर्नमेंट इज डिस सेविंग। रेवेन्यू डेफिसिट इंप्लाइज दैट गवर्नमेंट इज डिस सेविंग। गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट डिस सेव कर रही है, यानी कि प्रीवियसली डन सेविंग्स को फिर से यूज कर रही है, या उनमें से जो प्रीवियस सेविंग्स पड़ी हुई हैं उसमें से पैसे निकाल रही है और आज के खर्चों को मीट कर रही है, ठीक है। अब मान के चलो कि आपके घर के प्रीवियस सेविंग्स भी आपके रेवेन्यू डेफिसिट को फाइनेंस नहीं कर पा रहे हैं, या यूं मान लो कि आपको लगातार रेवेन्यू डेफिसिट होता जा रहा है, हर महीने हो रहा है, हर महीने हो रहा है, हर महीने हो रहा है। तो भाई मान के चलो कि अगर आपके बैंक अकाउंट में पहले से, अगर मैं मान लेता हूँ 50,000 रुपये पड़े हुए थे, तो 50 और आपको हर महीने 5,000 रुपये का डेफिसिट हो रहा है, तो आप अगर अपने बैंक अकाउंट में जिसमें 50,000 रुपये पड़े हुए हैं, हर महीने अगर 5,000 निकालते हो, तो भैया 10 मंथ्स, 10 महीने का खेल है। 10 महीने में ये 50,000 रुपये तो एग्जॉस्ट हो जाएंगे ना, खत्म हो जाएंगे ना। अब क्या करोगे? आगे भी अगर डेफिसिट हो रहा है तो उस केस में आपके पास बचता है कि अपने आप सेल करो एसेट्स को। क्या करो? एसेट्स को सेल करो। मान लो घर मकान लोग बेच देते हैं, कई बार ज़्यादा दिक्कतें आती है तो, है ना, किराए के मकान में चले जाते हैं, या गांव पे अगर कोई ज़मीन पड़ी हुई है तो उसे लोग बेच देते हैं, बोलते हैं उसे बेच दिया जाए, फिलहाल काम करते हैं, देखते हैं 2-4-6 महीने में, साल भर में या 2 साल में हमारी स्थिति बेहतर हो जाएगी। तो सेलिंग ऑफ एसेट एक ऑप्शन बचता है। दूसरा ऑप्शन क्या बचता है आपके पास? दूसरा ऑप्शन बचता है आपके पास, आप उधार ले लो अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से। क्या ले लो? उधार ले लो, या बैंक से ही आप क्या ले लो? लोन ले लो, उधार ले लो। तो 2 ही ऑप्शन बचते हैं, पहला ऑप्शन सेलिंग ऑफ एसेट और दूसरा ऑप्शन बोरोइंग्स। गवर्नमेंट जब सेल करती है अपने एसेट्स को या बोरो करती है, तो इन सोर्सेज से जब गवर्नमेंट को पैसा आता है, लास्ट लेक्चर में समझाया था, इस टाइप के पैसे को या इस नेचर के मनी को हम क्या कहते हैं? कैपिटल रिसिट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कैपिटल रिसिट्स। तो जब गवर्नमेंट की डिस सेविंग भी खत्म हो जाए और डिस सेविंग से भी काम नहीं चल रहा, तो फिर अगला स्टेप गवर्नमेंट भी, हमारी तरह गवर्नमेंट भी क्या करती है? कैपिटल रिसिट्स से पैसे अरेंज करती है। इसका मतलब तीसरा इम्प्लीकेशन पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? इट इम्प्लाइज गवर्नमेंट हैज टू मेक अप दिस डेफिसिट फ्रॉम कैपिटल रिसिट्स। अगर रेवेन्यू डिस सेविंग से काम नहीं चल रहा, तो फिर अगला स्टेप गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट अपने डेफिसिट को कहां से कवर करेगी? कैपिटल रिसिट से कवर करेगी, है ना, कैपिटल रिसिट से कवर करेगी। और कैपिटल रिसिट से कवर करने का मतलब गवर्नमेंट भी हमारे आपकी तरफ बोरो करेगी। अब गवर्नमेंट को बोरो करने के लिए अलग अलग सोर्सेज होते हैं, लास्ट लेक्चर में बताया था आपको। ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है, आरबीआई होता है, फॉरेन गवर्नमेंट्स होते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस होते हैं। दूसरा ऑप्शन गवर्नमेंट के पास क्या बचता है? डिसइन्वेस्ट करे। जैसे हम लोग अपने मकान ज़मीन को बेचते हैं, तो गवर्नमेंट भी क्या करती है? गवर्नमेंट के एसेट्स को बेचती है। से फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट कंपनीज बेच दे गवर्नमेंट, है ना, तो गवर्नमेंट कंपनीज को बेचना क्या कहलाता है? डिसइन्वेस्टमेंट कहलाता है। लास्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है।
तो इसका मतलब ये हुआ, इट इम्प्लाइज गवर्नमेंट हैज़ टू मेक अप दिस डेफिसिट फ्रॉम कैपिटल रिसिट्स, और कैपिटल रिसिट्स कहाँ कहाँ से, बोरिंग्स और डिसइन्वेस्टमेंट। ये बात क्लियर होनी चाहिए। चौथी बात, अगर गवर्नमेंट कैपिटल रिसिट का इस्तेमाल करती है, किसका इस्तेमाल करती है, कैपिटल रिसिट का इस्तेमाल करती है, तो इससे इकॉनमी में क्या आ जाता है सर, इन्फ्लेशन आ जाता है। यूज ऑफ कैपिटल रिसिट्स लीड्स टू इन्फ्लेशनरी सिचुएशन इन द इकॉनमी। कौन सी सिचुएशन, इन्फ्लेशनरी सिचुएशन। क्यों, यहां देखो, इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। महंगाई, हिंदी मैनेज करिएगा मेरी, बहुत अच्छी है, ठीक है, महंगाई। अब समझते हैं कैसे क्या होता है। मान लो गवर्नमेंट को लॉस हो रहा था भाई, अब गवर्नमेंट ने क्या किया, कैपिटल रिसिट से, यानी कि बोरो करके, क्या करके, बोरो करके या डिसइन्वेस्ट करके, या दूसरा ऑप्शन क्या था, डिसइन्वेस्टमेंट का। इन दो तरीके से गवर्नमेंट ने पैसा अरेंज किया, और ये पैसा जब गवर्नमेंट के पास आया, ये पैसा किसके पास आया, गवर्नमेंट के पास आया, और गवर्नमेंट इन पैसों को क्या करती है, अचार डालती है, जी नहीं, इन पैसों को गवर्नमेंट स्पेंड करती है, खर्च करती है, कहाँ, इकॉनमी में, हमारी अर्थव्यवस्था में पैसे लगाती है गवर्नमेंट। अब मान लो गवर्नमेंट पैसे खर्च कर रही है, तो जब गवर्नमेंट की जेब से पैसे निकलेंगे तो ये पैसे किसी न किसी के पास तो पहुंचेंगे, हमारे पास पहुंचेंगे, या गवर्नमेंट के लिए जो लोग काम कर रहे हैं उनके पास पहुंचेंगे, या गवर्नमेंट स्कीम में जो लोग इंगेज्ड हैं उनके पास पहुंचेंगे। जब उनके पास पहुंचेगा ये पैसा, तो उनकी क्या बढ़ेगी, उनकी इनकम बढ़ेगी, उन लोगों की इनकम बढ़ेगी, और जब उन लोगों की इनकम बढ़ेगी तो वो लोग अपनी क्या बढ़ाएंगे, डिमांड बढ़ाएंगे, और आपको पता है डिमांड बढ़ती है तो क्या बढ़ जाता है इकॉनमी में, प्राइस बढ़ जाता है। तो प्राइस बढ़ने को ही हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो अगर कैपिटल रिसिट का इस्तेमाल गवर्नमेंट करती है ज़्यादा, यानी कि हमेशा लॉस हो रहा है गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट बराबर बोरो कर लेती है पैसे, या डिसइन्वेस्टमेंट कर देती है, और फिर उन्हीं पैसों को इकॉनमी में खर्च करती जाती है, तो इससे इकॉनमी में ओवरऑल पैसा बढ़ता चला जाता है, और उससे इकॉनमी में इन्फ्लेशन आती है। अब पढ़ो क्या लिखा हुआ है, यूज ऑफ कैपिटल रिसिट्स लीड्स टू इन्फ्लेशनरी सिचुएशन इन द इकॉनमी। अच्छा, मान लो गवर्नमेंट बार बार बोरो करके पैसा अरेंज कर रही है, क्योंकि रेवेन्यू डिफिसिट हो रहा है, बार बार गवर्नमेंट बोरो करके पैसा रिसीव कर रही है। मान लो हम ही हैं, हमारी कंट्री है, हमारी कंट्री बार बार वर्ल्ड बैंक से पैसे लोन पे ले रही है, या यूएसए से ले रही है। तो मान लो मेरी जनरेशन ने तो ले लिया, लेकिन भैया फ्यूचर जनरेशन के ऊपर तो ये वाला बर्डन आएगा ना। अब ये वाला बर्डन जब फ्यूचर जनरेशन के ऊपर जाएगा, तो सिर्फ लोन का बर्डन नहीं जाएगा, लोन के इंटरेस्ट का बर्डन भी जाएगा। इसी वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है, हायर बोरोइंग इंक्रीजेज फ्यूचर बर्डन इन टर्म्स ऑफ लोन अमाउंट एंड इंटरेस्ट पेमेंट्स। उनके ऊपर बर्डन बढ़ेगा, ये भी एक इम्प्लीकेशन है, खतरनाक बात है हमारे लिए। अगली बात क्या है, आखिरी बात ये है कि अगर हायर रेवेन्यू डेफिसिट हो रहा है गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट को ये वार्निंग सिग्नल है। कौन सा सिग्नल है, वार्निंग सिग्नल है कि गवर्नमेंट या तो अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कम करे या रेवेन्यू रिसीट्स को बढ़ाए। क्या मतलब है इसका, देखो, रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स होता है, ठीक। मान लो गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है हर महीने 10,000 रुपए का, एज्यूम कर रहे हैं, और मैं मान लेता हूँ रेवेन्यू रिसीट्स हो रहा है 8,000 रुपए का, तो डेफिसिट कितने का हो रहा है सर, इस हिसाब से 10,000 माइनस 8,000, 2,000 का डेफिसिट हो रहा है। तो इस डेफिसिट को कवर करने का क्या तरीका है, कवर करने का तरीका ये है कि गवर्नमेंट या तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कम करे, कम करने का मतलब जहां 10,000 जा रहे हैं वहां 9,000 लाए, या कोशिश करे 8,000 तक आने की। अगर गवर्नमेंट 9,000 का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करती है और रेवेन्यू रिसिट 8,000 होता है, तब डेफिसिट 1,000 का होगा। और अगर 8,000 का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो और 8,000 की ही रेवेन्यू रिसिट हो, तब गवर्नमेंट का बैलेंस्ड बजट बन जाएगा, बोले तो रेवेन्यू डेफिसिट 0 हो जाएगा, है ना। लेकिन एक तरीका तो ये हो गया कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को भाई कम करो, जब आपको दिख रहा है कि आपको रेवेन्यू डेफिसिट हो रहा है, तो फ्री वाले जो खर्चे आप कर रहे हो, जैसे लोगों को सब्सिडी दे रहे हो, पुलिस सर्विसिंग पे बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हो, डिफेंस पे बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हो। अच्छा, ये एक डिबेट हो सकता है
कि सर पुलिसिंग पे अगर हम खर्च करना कम कर देंगे या गवर्नमेंट कम कर देगी तो उससे सोसाइटी में सोशल प्रॉब्लम्स या क्राइम्स वगैरह ही शुरू हो जाएंगे। डिफेंस सर्विसेज पे आप कम कर दोगे खर्च करना तो उससे फॉरेन कंट्री वाले हमारे ऊपर इंक्रोच कर लेंगे, है ना, कब्जा कर लेंगे। ये डिबेट से हमें बचना है। हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ पैसों के पर्सपेक्टिव से सोचना है। तो आपको सिर्फ इतनी बात दिमाग में बैठानी है कि रेवेन्यू डेफिसिट अगर हो रहा है गवर्नमेंट को तो उससे बचने का दो तरीका है। एक तरीका तो ये कि आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कम करो और दूसरा तरीका ये रेवेन्यू रिसिट बढ़ाओ। रेवेन्यू रिसिट को बढ़ाने का क्या तरीका हो सकता है सर? टैक्स रेट बढ़ा दो इकॉनमी में। जो इंसान पहले 1 लाख रुपए टैक्स दे रहा था उसको अब 1.5 लाख रुपए टैक्स देना पड़ जाएगा, तो 50,000 रुपये वो एक्स्ट्रा देगा, गवर्नमेंट की रेवेन्यू बढ़ेगी, इससे रेवेन्यू डेफिसिट क्या हो जाएगा आपका? कम हो जाएगा, है ना। तो ये दो तरीके हैं। तो आखिरी इम्प्लीकेशन यही था कि हायर रेवेन्यू डेफिसिट क्या है? एक वार्निंग सिग्नल है। किसके लिए? गवर्नमेंट के लिए। वार्निंग सिग्नल क्यों है? क्योंकि रेवेन्यू डेफिसिट होने का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट अपने डे टू डे एक्सपेंसेस को, डेली के एक्सपेंसेस को, रेगुलर एक्सपेंसेस को, रिकरिंग एक्सपेंसेस को फाइनेंस नहीं कर पा रही है, उनकी फंडिंग नहीं हो पा रही है। और ये एक चिंता वाली बात है ना, एक सॉरी, ये खराब सिचुएशन है। इसी वजह से बोला गया हायर रेवेन्यू डेफिसिट क्या है? एक वार्निंग सिग्नल है। किसके लिए? गवर्नमेंट के लिए। और क्या करना चाहिए इससे बचने के लिए? या तो गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कम करे, कट करे, या अपने रेवेन्यू रिसीट्स को क्या करे? इंक्रीज करे, बोले तो बढ़ाए। ठीक है। अगली बात क्या हो सकती है? अगली बात, एक क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि रेवेन्यू डेफिसिट को रिड्यूस करने का, रेवेन्यू डेफिसिट को कम करने का कितने तरीके हैं हमारे पास? तो दो ही तरीके हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम करो और दूसरा तरीका रेवेन्यू रिसीट को क्या करो? इंक्रीज करो। आपका रेवेन्यू डेफिसिट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो आपको इस टॉपिक से रेवेन्यू डेफिसिट की डेफिनेशन लर्न कर लेनी है। पहली तो सिंपल सी डेफिनेशन है, फॉर्मूला याद है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की रेवेन्यू डेफिसिट की डेफिनेशन आप हमेशा बना सकते हो। क्या? रेवेन्यू डेफिसिट रेफर्स टू एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसीट्स। इम्प्लीकेशन पेपर के लिए हिट एरिया है। पूरा डेफिसिट टॉपिक आज से जो भी आगे के लेक्चर्स आएंगे गवर्नमेंट बजट के, वो सारे हिट एरिया है। पेपर में अगर गवर्नमेंट बजट नाम का चैप्टर आता है तो डेफिसिट नाम के टॉपिक से क्वेश्चन आता ही आता है, फंसेगा ही फंसेगा, गारंटी है इस बात की। तो इन टॉपिक्स को बहुत ध्यान से करना है आपको। इम्प्लीकेशन में क्या क्या किया? सबसे पहली बात, आपको ये पता चला कि गवर्नमेंट इनएबल है, इनएबिलिटी शो की गवर्नमेंट ने। अगर रेवेन्यू डेफिसिट हो रहा है तो आप क्या कह रहे हो? आप कह रहे हो कि गवर्नमेंट, इससे ये पता चलता है कि गवर्नमेंट इनेबल है अपने रेगुलर एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए। दूसरी बात क्या बोली आपने? आपने बोला अगर ऐसा हो रहा है तो गवर्नमेंट को डिससेव करना चाहिए या गवर्नमेंट डिससेविंग के लिए जाएगी। अगर डिससेविंग से भी बात नहीं बन रही है तो गवर्नमेंट किसके लिए जाती है? कैपिटल रिसिट के लिए जाती है। कैपिटल रिसिट्स के लिए जाने का मतलब या तो गवर्नमेंट बोरो करेगी या डिसइन्वेस्ट करेगी। अगर गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट या बोरिंग बोले तो कैपिटल रिसिट के लिए अगर जाती है गवर्नमेंट, तो क्या देखने को मिलेगा आपको? इकोनॉमी में इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा, महंगाई बढ़ जाएगी। और जब महंगाई बढ़ जाएगी तो ये भी एक प्रॉब्लम है। और इसके बाद आपने क्या बोला? इसके बाद आपने ये बोला कि रेवेन्यू डेफिसिट एक वार्निंग सिग्नल है। क्या है? एक वार्निंग सिग्नल है गवर्नमेंट के लिए। और गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को इससे बचने के लिए या तो अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कम करना चाहिए या अपने रेवेन्यू रिसिट्स को इंक्रीज करना चाहिए। ठीक है। तो दिस मेक्स द टॉपिक ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट कंप्लीट। हम आगे के 2 लेक्चर्स में फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट कवर करेंगे। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं और दिस मेक्स द टॉपिक कंप्लीट। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अगर आपको वीडियोस हमारे पसंद आते हैं, अच्छे लगते हैं, तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। हम ऐसे ही कंटेंट आपके लिए क्रिएट करते रहेंगे और आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए किसी एनर्जी से कम नहीं है। ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, नमस्कार।